मैं हूं यतेंद्र शर्मा और 11 की बात में बात करते हैं। आज चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं वो 2019 से पहले ही आज बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी अग्नि परीक्षा है। आज 12 राज्यों की 14 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे, जिसको लेकर वोटिंग की गिनती जारी है। कैराना समेत 4 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। कैराना से बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। कैराना से आरएलडी उम्मीदवार को बड़ी बढ़त मिल रही है। तबस्सुम हसैन 55,000 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह पीछे चल रही हैं। वहीं पालघर की बात करें तो पालघर से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गावित आगे चल रहे हैं। गावित 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं शिवसेना उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है पालघर से। वहीं बहुजन विकास अघाड़ी तीसरे नंबर पर है पालघर विधानसभा सीट से। अगर भंडारा गोदिया की बात करें तो वहां पर एनसीपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भंडारा गोदिया में एनसीपी उम्मीदवार 3100 वोटों से आगे हैं। भंडारा गोदिया में बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। अब बात नूरपुर की। नूरपुर विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। नूरपुर से एसपी उम्मीदवार 5300 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार बढ़त बनाई हुई है। नूरपुर से एसपी उम्मीदवार ने लगातार आगे चल रहे हैं। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार के जोकीहाट से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवार 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जोकीहाट से जेडीयू उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। वहां आरजेडी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब बात झारखंड की। झारखंड की गोमिया सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। झारखंड की सिल्ली सीट पर जेएमएम आगे है। गोमिया सीट पर बीजेपी और सिल्ली सीट पर जेएमएम आगे चल रहे हैं। अब बात मेघालय की। मेघालय के अपांती सीट पर कांग्रेस की जीत भी हो गई है। ये पहली सीट अनाउंस हुई है जिस पर कांग्रेस की जीत है। मेघालय की अपांती सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो गई, यानी कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है। जो आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है। हमारे साथ स्टूडियो से 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अरविंद मोहन जी भी सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी राहत की बात है कि मेघालय से खाता खुल गया है उपचुनाव के जो नतीजे आए उनमें। देखिए, कुल मिला के मैसेज बहुत साफ है, बीजेपी के काफी खिलाफ है। गोमिया सीट ऐसी है जो जेएमएम पहले जीती हुई थी, इस बार बीजेपी अभी आगे दिख रही है। अदरवाइज काफी सारी सीटें जो बीजेपी या एनडीए के पास थी वो दूसरे खाते में जा रही हैं। तो ये मैसेज बहुत साफ बीजेपी के लिए नेगेटिव है। दूसरी चीज ये है कि गठबंधन जो विपक्ष का दिख रहा है, जो यूपी में तो पहले से बन गया था लेकिन कर्नाटक के बाद एक नया उत्साह उसमें दिख रहा है, उसको बहुत साफ दिख रहा है कि उससे लाभ हो रहा है विपक्ष को या एंटी बीजेपी एनडीए फोर्सेस को। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ है, तो महाराष्ट्र में बहुत साफ नतीजे जा रहे हैं बीजेपी के हक में। हालांकि बीजेपी की दोनों सीटें थी, उस हिसाब से बीजेपी अपनी एक सीट रिटेन कर रही है, लेकिन वो सीट भी जो रिटेन कर रही है वो विपक्ष के फूट से ही या फिर अपना एक डमी उम्मीदवार देके कि जो विपक्षी एकता को तोड़े, तो इस किस्म के खेल से वो जीत पा रही है। तो दोनों मैसेज बहुत साफ है कि गठबंधन सफल हो रहा है और उपचुनाव आमतौर पे बीजेपी और एनडीए के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल अरविंद जी, आप बता रहे हैं कि जो गठबंधन का मैसेज है वो साफ है कि बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हिसाब से जनमत आगे जो अपोजिशन पार्टी है उनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको जो लोकसभा उपचुनाव हुए हैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि किस तरह से पहले उनके रिजल्ट रहे हैं। लोकसभा में कैराना में पिछली बार बीजेपी जीती थी और इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो आगे है। भंडारा गोदिया की बात करें तो पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, इस बार एनसीपी और कांग्रेस आगे चल रही है। पालघर में पिछली बार बीजेपी जीती, पालघर में इस बार भी बीजेपी आगे चल रही है। नागालैंड की बात करें तो पिछली बार एनडीए उम्मीदवार का कब्जा था, इस बार एनडीए उम्मीदवार पीछे चल रहा है। ये यहां पर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कैराना में जो सबकी नजरें कैराना पर जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के कब्जे में ये सीट थी। आरएलडी एसपी उम्मीदवार आगे चल रहा है। मेरे साथ अनुज गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं लगातार। अनुज जी, अरविंद जी की बात हमने सुनी, वो कह रहे हैं कि गठबंधन जो हुआ उसका मैसेज साफ तौर पर जा रहा है। क्या कैराना की अगर बात करें, कैराना केवल एक बार सीट जीते हैं और इस बार फिर से वही इतिहास दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिन पार्टियों का कब्जा पहले से रहा वो उसी में जा रहा है। तो इसे बीजेपी के खिलाफ माना जाए या जो परंपरागत सीट है, जो वहां का वोटर है, जिस हिसाब से ध्रुवीकरण की बात तमाम पार्टियों ने की है, उसका नतीजा है? नहीं, देखिए, कैराना बीजेपी उसके पहले 1998 में भी जीती है
2014 में 50% से अधिक वोट लेकर हुकुम सिंह यहां से चुनाव जीते। हुकुम सिंह बड़े नेता थे जी। यदि विपक्षी एकता हुई है और उस कारण जीत रहे हैं तो दूसरी बात भी सही है कि बीजेपी को 2014 में वोट देने वाले कई लोग इस बार उसको वोट नहीं दे रहे हैं। बीजेपी को समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसानों की नाराजगी का एक बड़ा मुद्दा है, ये उन्हें सोचना होगा। और मुझे लगता है कि यदि अगले 6-8 महीने में एनडीए की सरकार, बीजेपी मोदी सरकार जो केंद्र की है, वो किसानों को अपनी तरफ नहीं कर पाती है तो फिर 2019 का समर उसे भूल जाना चाहिए। अमित जी, एक मृगांक को उतारा गया था, आप बता भी रहे थे कि हुकुम सिंह बड़े नेता हैं, तो माना जा रहा था कि एक सहानुभूति की लहर वहां पर चलेगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, हुकुम सिंह को भुला दिया वहां की जनता। जी, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, हुकुम सिंह को याद करने वाले लोग होंगे। हो सकता है 40% वोटिंग उस कारण हो जा रही हो उनको, लेकिन जिन लोगों ने पिछली बार वोट दिया वो सभी यदि वोट नहीं दे रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई नाराजगी, छलावा, मन में कोई बात तो है लोगों के। इस बात को बीजेपी को बहुत भली भांति समझना होगा। और मुझे लगता है कि जैसे कि चुनाव के दौरान भी गन्ना किसानों की नाराजगी, इस तरह की बातें जो आ रही थी, किसान एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी से उतना संतुष्ट नहीं है जितना उसे उम्मीद थी। उतना काम नहीं हुआ इस कारण। गुजरात में वो बात नजर आई। उसके बाद केंद्र सरकार ने बजट में कुछ चीजें घोषित भी की हैं, उन पर जमीन पर अभी अमल होना बाकी है। इसीलिए मैंने कहा अगले 5-6 महीनों में यदि उस चीज को नहीं सुधार पाते हैं तो फिर 2019 बीजेपी को भूलना होगा। अरविंद जी, का एक मैसेज होगा अगर जो तमाम उपचुनाव के नतीजे हमारे सामने और बीजेपी कई जगह से पीछे चल रही है, क्या माना जाए कि एक मैसेज है जनता की तरफ से कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो फिर नतीजा आगे 2019 निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में फूलपुर और गोरखपुर, और उसके बाद अगर ये दोनों नतीजे इस बार खिलाफ जाते हैं, बिहार का नतीजा खिलाफ जा रहा है, झारखंड में नतीजे मन के अनुसार नहीं आ रहे हैं, तो अगर हिंदी पट्टी ये मैसेज दे रही है कि लोग सरकार से विमुख हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी से उनकी नाराजगी बन रही है, तो ये 19 के लिए एक बड़ा सिग्नल होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर साथ न दे, बिहार साथ न दे, तो फिर ये सब सेचुरेटेड, इनमें थोड़ी बहुत गुंजाइश बची भी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब सेचुरेटेड है गुजरात में, तो उन जगहों से उनको घटना ही है। तो नए इलाके दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अगर ये बने बने इलाके टूटने लगे हैं तो फिर 19 की सरकार के लिए मुश्किल होगी नरेंद्र मोदी को। और वो चुनाव का मैसेज अभी से उनको लेना चाहिए कि लोग क्यों नाराज हैं और हमारे काम में क्या कमी रह गई है, क्या साल भर में हम वो डायरेक्शन बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। वो आसान काम नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी कोर्स करेक्शन के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं कि जहां गलती दिखे, जहां बदलाव करना जरूरी हो वो करें। उस मामले में सबसे होशियार नेताओं में है, तो ये देखना होगा कि ये मैसेज वो। लेकिन यूपी में वो गलती सुधार पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फूलपुर था, गोरखपुर था, वो नतीजे थे तो लगा कि कुछ सुधार करेंगे, लेकिन कैराना का नतीजा फिर कैराना का सोशल इक्वेशन बहुत ही उनके लिए अनफेवरेबल है। और खासतौर से जब अपोजिशन खुल के साथ आ जाए, दलित, मुसलमान, पिछड़े, ये सब, और फिर जो आरएलडी पार्टी है वो जाटों की पार्टी गिनी जाती रही है अभी तक, तो उस हिसाब से कितना वोट आया है, मुझे अभी भी लगता है कि जाटों का वोट अभी भी बहुत कुछ आरएलडी के साथ नहीं गया होगा। लेकिन वो इक्वेशन सारा जिस किस्म का बना है वो इतना मजबूत है कि फूलपुर और गोरखपुर का मैसेज लेके भी कुछ बदलाव करना हो तो मुश्किल होगी। ठीक है, हमारे साथ अरविंद जी मैं आऊंगा आपके पास। अमरनाथ अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लखनऊ स्टूडियो से। अमरपाल जी, मेघालय में तो आपकी जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें आपका खाता भी खुल गया, सीट आप जीत चुके हैं मेघालय की। बाकी के जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, क्या लग रहा है कि जनमत में अंगड़ाई आ रही है? देखिए, निश्चित आनी है। आप अगर आज की स्थिति की और 2014 की स्थिति की तुलना करेंगे, 2014 में मोदी जी क्या क्या सपने दिखा के आए थे और आज क्या है स्थिति देश की। पेट्रोल, डीजल, युवा, नौजवान, किसान सब परेशान है। साहब, कम हो सकते थे दाम, कम नहीं हुए, बढ़ाए गए, वो एक इश्यू है। गन्ना किसान, आप झूठ बोलते हैं मंचों से कि गन्ने का कोई भुगतान बकाया नहीं है। 14 हजार करोड़ रुपए बकाया है। और कैराना विशेषकर गन्ना बेल्ट थी, ये आपकी दीदा दिलेरी थी, जिसका नतीजा आपको मिलना था कि वहीं पे चढ़ के आप कह रहे हैं कोई बकाया नहीं है। जिन किसानों का पैसा बाकी है उन्हीं के आप सीने पे चढ़ के कह रहे हैं कि आपका कोई पैसा बाकी नहीं। एक धोखा होता है ये। लेकिन अमरनाथ जी, जो समस्या आप गिना रहे हैं उसकी फसल को सपा बसपा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपकी पार्टी कहाँ है? नहीं, देखिए एक बात आप समझिए, यूपीए और एनडीए लीजिए आप, आज भी बीजेपी जो है और कई दलों का गठबंधन है, 46 दल हैं उसमें। सर एनडीए में बीजेपी और नेतृत्व इससे कर रही है और पहले यूपीए में पहले सरकार कांग्रेस की नेतृत्व तरह करती थी, लेकिन अभी जो समीकरण है तो उसमें तो जो यूपीए में कांग्रेस की बात करूं तो पिछलग्गू बनती हुई नजर आ रही है। अब भी आप उन समीकरणों को तय करने में अभी जल्दी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, निश्चित बिल्कुल नीचे आ गई, छोटे दलों से भी नीचे आ गई अब नहीं है यूपीए का अगुवाई, बिल्कुल नीचे नहीं आई है साहब। अभी